देखो, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। देखिए, आज है 26 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहे। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए, वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन आपने पूछे जाते हैं उनका उत्तर जरूर दिया गया है, ठीक है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा देश फरवरी 2023 में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर विशेष वार्ता दौर का मेजबान है। तो देखिए, ये देश अपना भारत है। याद रखेगा कि फरवरी 2023 में यानी कि अगले साल 2023 में फरवरी महीने में जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा का जो 4 स्तंभों में से 3 पर विशेष वार्ता होगा, उस दौर का मेजबान भारत है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक पॉइंट, कि जो आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसके 4 स्तंभ कौन से हैं, ठीक है। तो इसका पहला स्तंभ है प्रत्यास्थता यानी कि लचीलापन, और दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा डीकार्बोनाइजेशन और आधारभूत संरचना, और तीसरा है कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी पहल, और चौथा आपका है निष्पक्ष और लचीला व्यापार। तो ये 4 स्तंभ हैं हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा के। देखिए, वर्तमान में भारत और प्रशांत महासागर में स्थित 13 देश इसके सदस्य हैं, यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सदस्य हैं। और ये देश कौन कौन से हैं? ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। तो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के बारे में याद रखेगा कि इसके मेंबर्स कौन हैं और इसके जो 4 स्तंभ हैं ये कौन से हैं। और सबसे खास बात कि फरवरी 2023 में जो है भारत हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा के 4 स्तंभों में से 3 पर विशेष दौर के वार्ता का जो है आयोजन करेगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए, विश्व बैंक के द्वारा 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट को जारी किया गया है। और देखिए, विश्व बैंक ने 2022 इन 9 चार्ट्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मंदी में है और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। देखिए, विश्व बैंक की अगर बात करें तो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। और देखिए, एग्जाम में फोकस क्या करता है, एग्जाम में पूछता कि यार कौन सी रिपोर्ट किसने जारी की, बता दो बस इतना, ठीक है। ज़्यादा नहीं पूछूंगा मैं। तो आपको बताना है कि 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी की है, इतना याद रखिएगा, काफ़ी है। और अगला प्रश्न है कि चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं। तो देखिए, राज्य आपका है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य ने जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत सबसे अधिक नौकरियां जनरेट की हैं। और कितनी की है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, तो ये योजना जो है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना है, जिसको खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। और 2008 से जम्मू और कश्मीर में बता दूं आपको कि 7,851 सहायता प्राप्त परियोजनाओं के द्वारा कुल 62,808 नौकरियां सृजित की गई हैं इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी है। तो देखिए, वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 9.7% रही थी। और देखिए, वित्त मंत्रालय के मध्य वर्ष के व्यय और राजस्व विवरण में इसकी घोषणा की गई है, जो आपको मैंने बताया कि 2023 की पहली छमाही में जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है ये 9.7% रहा। तो काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब इतना जो है चलता है, चलता है मतलब परफेक्ट है। और अगला है कि 2014 के बाद से सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से कुल कितनी राशि जुटाई गई है। तो देखिए, ये अमाउंट है 4,04 लाख करोड़ रुपए। देखिए, जो भारत का वित्त मंत्रालय है इसने बताया है कि सरकार ने 2014 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से
4.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं और सबसे ज़्यादा 1.07 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम 59 मामलों में ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाई गई। और देखिए इसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ के माध्यम से 10 किस्तों में 98,949 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की बिक्री हुई और एयर इंडिया समेत 10 कंपनियों में रणनीतिक बिक्री से कुल 69,412 करोड़ रुपए की कमाई हुई। यानी कि जो सरकारी कंपनियां थी उसको बेच के सरकार ने जो है कितना कमाया था, 69,412 करोड़ रुपए। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस हम कब मनाते हैं? तो देखिए हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। देखिए आपको बता दूं कि जो आपका राष्ट्रीय गणित दिवस है, इस दिवस को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में मनाया जाता है। और देखिए श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी के ईरोड में हुआ था। और देखिए श्रीनिवास रामानुजन को जो है निम्नलिखित गणितीय सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, जिनमें पहला है लैंडो रामानुजन स्थिरांक, दूसरा है रामानुजन सोल्डनर स्थिरांक, और इसमें देखिए ये मिक्स हो गया है रामानुजन थीटा फलाम, ठीक है, और रोजर्स रामानुजन तत्समक और रामानुजन अभाज्य, रामानुजन योग। तो इन सभी सिद्धांतों के लिए इनको जाना जाता है। और देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग यानी कि सेला पास टनल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सेला दर्रा सुरंग को अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। देखिए जो भारत का सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेला दर्रा सुरंग का निर्माण कर रहा है। देखिए 1300 फीट की ऊंचाई पर बन रहा ये सुरंग जो है भारतीय सेना को तवांग, जो आपका अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है, तो तवांग के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC तक पहुंच इससे मिलेगी, ठीक है। तो भारतीय सेना को अगर तवांग से LAC के पास जाना है तो आसानी से इस सुरंग से यानी कि सेला दर्रा सुरंग से जा सकती है। सेला दर्रा सुरंग याद रखेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। अगला कि रैतु बंधु योजना जो है ये किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो देखिए रैतु बंधु योजना तेलंगाना की योजना है। देखिए तेलंगाना राज्य रैतु बंधु योजना के माध्यम से किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से फसल निवेश की पेशकश करती है। और देखिए तेलंगाना की सरकार इस साल संक्रांति त्यौहार से पहले किसानों के बैंक खातों में 7600 करोड़ रुपए जमा करेगी इस रैतु बंधु योजना के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रहों को संरक्षित करने की मांग की गई है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक टोटल 30% ग्रहों को संरक्षित करने की मांग की गई है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र है इसके एक प्राकृतिक सौदे यानी कि यूएन नेचर डील ने हाल ही में 2030 तक ग्रहों के कम से कम 30% हिस्से का संरक्षण करने का प्रस्ताव रखा है। और देखिए वर्तमान में केवल 17% स्थलीय और 10% समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन इसको बढ़ाकर 30% करने की मांग की गई है। और इस प्रस्ताव में जो है अमीर देशों को अपने पारिस्थितिकी तंत्र को यानी कि इकोसिस्टम को बचाने के लिए 2025 तक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता बढ़ाकर 2025 तक सालाना 20 अरब डॉलर करने और 2030 तक इसको 30 अरब डॉलर प्रति वर्ष करने का आह्वान किया गया है इस प्राकृतिक सौदे के अंतर्गत। और देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो देखिए ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। देखिए जो ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन है इसको ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए निकटतम सार्वजनिक चार्जर में इन व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। तो आज के करंट अफेयर यहीं समाप्त होते हैं और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। तो सभी लोगों को क्वेश्चन अपडेट का आंसर देना है। पहला प्रश्न आपके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाता है बताइए। और IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं बताइए। और हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया बताइए। और देखिए बिहार में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसके बाद वहां 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है बताइए। और इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के ऊपर ले जाएगा बताइए।
और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों की। कल का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 23 दिसंबर को मनाते हैं। और ये सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान बनाए गए थे। और अंतिम पंघाल, देखिए भारतीय रेसलर है ये अंतिम पंघाल, और इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और देखिए भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी दी थी। और जो आपका असम राज्य है, तो देखिए असम राज्य में ने जो है अपने पर्यटन क्षेत्र को इंडस्ट्री यानी कि उद्योग का दर्जा दे दिया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वार्षिकांक का वीडियो देखते रहिए। अब तक कुल 24 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, 24 को आप देख डालिए। बाकी के जो आपके 11 पार्ट बच रहे हैं उसको भी मैं तुरंत जल्द ही अपलोड कर दूंगा 2-4 दिन में। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।